वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र के इस सीरीज में हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें कि मूल अधिकार चैप्टर था, और इसमें आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और बाकी के क्वेश्चन इसमें आज कराए जाएंगे। लगभग 140 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, तो इसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो पहला है इसमें स्टेटमेंट, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, तो सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो नहीं, इसमें ये नहीं है शोषण के विरुद्ध में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों के बच्चों के नियोजन का निषेध, तो ये सही है, यानी 23 विस्तार। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 4 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। बच्चों के शोषण, तो ये आ जाएंगे अनुच्छेद 24, यानी 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, तो ऑप्शन ए है, पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो यह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है। तो ये है अनुच्छेद 24। अब यहाँ पर है ICCPR के अनुच्छेद, तो ये नहीं, वही सेम क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 का है, बाल अधिकार का है। अब है इसमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो यह अनुच्छेद 20 है। 68 नंबर है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो अनुच्छेद 20 का 3 में है। 69 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। तो यह भी है, अनुच्छेद 20 में है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 22 में है। अब यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हैं, उसको सुमेलित करना है। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है अनुच्छेद 22 का 1 है, स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा, मतलब कि स्वयं वकील अपने पसंद का वकील रखने का। तो ये सही है, 22 का 1 में है। 22 के 4 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो देखिए ये भी है, सही है। अब यहाँ पे 22 का 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव, मतलब कि उनको वारंट दिखाना वाला है। तो ये भी ठीक सही है। लेकिन ये 22 का 2 जो है, ये संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ये 2 में नहीं है, ये लगभग ये 5 में है, 5 या 7 में है। देखिए अब आता है 72 नंबर, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो 3 माह। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, तो अभी पड़ा 3 माह। फिर आता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं होता है, और पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है, तो ये गलत हो जाता है। और फिर दूसरा है, कैदी के पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। तो ये सही है, राज्य सरकार के अपने कुछ नियम है। IAS प्री 2021 का सवाल ये है। इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है। यह 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर ही प्रदान किया जाता है। तो इसको आगे पढ़िएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 सही है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
बाकी 3 तो सही है, यानी 1 2 3 ऑप्शन ए। 76 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने, तो अभी पढ़ा हम लोगों ने अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध है समानता, संपत्ति, धर्म, तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो यह पारसियों, बौद्ध, जैन, सिख के लिए है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो ये होता है मानववाद के। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य है, सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य है। नेक्स्ट आता है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, तो देखिए इसमें है लोक व्यवस्था है, और इसके बाद है सदाचार है, और उसके बाद आता है स्वास्थ्य। बाकी शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता को नहीं है। नेक्स्ट आता है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम प्रतिबंध किया है, 23 में सही है। 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन सही है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता है, ये भी सही है। 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार है, तो ये 30 में है, न कि 29 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है। तो यह देखिए मानव दुर्व्यापार 23, इसमें 23 में सही है मानव दुर्व्यापार, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का उपबंध 32 सही है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 में, बाकी 30 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो यह है अनुच्छेद 30। नीचे दिए गए कथन और कारण बताना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब है भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो ये देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका देखिए वही है न्यायपालिका। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक, वही सेम क्वेश्चन है न्यायपालिका। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो देखिए इसमें के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई, सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो इसको कहा गया संवैधानिक उपचार, यानी अनुच्छेद 32 को। इसमें कथन और कारण है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, क्योंकि ये सही बात है, दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। 96 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी कर अधिकार रखता है, तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के। 98 नंबर है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 99 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, तो ये होती है हैबियस कॉर्पस, वही बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें सुमेलित करना है, तो देखिए इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है हमें शरीर चाहिए, मतलब बॉडी के साथ में, और परमादेश है, तो परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं, तो देखिए 3 नंबर। फिर प्रतिषेध, तो प्रतिषेध होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और फिर उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण हो जाता है
पूर्णतया सूचित कीजिए। और फिर अधिकार पे इच्छा मतलब किस अधिकार से। तो इस प्रकार हो जाता है 3, 4, 5, ये ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5 और 1, 2। बंदी प्रतिकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख, उत्प्रेषण मतलब पूर्णतः सूचित कीजिए, अधिकार पे इच्छा मतलब किस अधिकार से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बंदी प्रतिकरण, तो देखिए ये टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश वी कमांड, अब प्रतिषेध तो टू बी सर्टिफाइड ये नहीं है, ये उत्प्रेषण हो जाता है। अधिकार पे इच्छा बाय वाइट अथॉरिटी, तो इसके लिए उत्प्रेषण हो जाता है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, देखिए इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण के लिए है और अधिकार, तो इसका पढ़ते हैं। उत्प्रेषण रीट में उच्च और सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रीट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मैंडमस। जब सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देखिए 16 का 2 में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले पर में भेदभाव नहीं है। फिर अनुच्छेद 29 का 2 है, तो 29 का 2 है धर्म अल्पसंख्यक किसी भी नागरिक को धर्म, तो इसमें हो जाएगा 29 के 2 में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 का 1 है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 21 का 1 है, किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन ए 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित सही नहीं बताना है, तो अस्पृश्यता कांड 17 है, सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध का विरुद्ध संरक्षण है, तो ये इसमें 23 नहीं बल्कि 22 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता 25 है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण 29 है, सही है। इसमें बताना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें उपाधियों का निषेध, तो उपाधियों का निषेध है 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो इसमें हो जाएगा 26। और अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण है, तो ये हो जाएगा 1। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का 1 है। तो इस प्रकार 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी। इसमें सूची 1 सूची 2 मिलाना है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन। इसके बाद है संसद अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में हुआ था। मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल्स केस। और उसके बाद इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है, तो ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है, तो यह केशवानंद भारती। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है, तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की, तो यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, AK गोपालम बनाम, फिर तो इसका बताना है, तो ये है पहले है डी, पहले डी वाला है, उसके बाद फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। AK गोपालम बनाम मद्रास ये 1950 में हुआ, गोलकनाथ 1967 में, केशवानंद 1973 में और मिनर्वा में 1980 में है।
भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या स्थिति है? तो ये एक विधिक हो गई है, विधिक अधिकार है जो कि किसी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए IAS 2021 का ये है क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार है तो ये देखिए वैधानिक भी है, कानूनी भी है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से हटा दिया गया। फिर दूसरा है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो देखिए ये दोनों कथन सही है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है तो यह एक वैधानिक अधिकार मतलब कानूनी। अनुच्छेद इसमें बताना है अनुच्छेद 301 के संपत्ति के अधिकार से संबंध है तो ये संपत्ति के अधिकार नहीं, 300 के कम है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था तो ये गलत है। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो यह है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति को अधिकार हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार? वही सेम क्वेश्चन है 44वां। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन मौलिक वही संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन सी। सेम क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार तो 44वां संविधान संशोधन। फिर यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है तो क्या नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ये संपत्ति का होगा। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें ये विरोध का अधिकार नहीं किया गया है, विरोध नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो ये है समान आवास का अधिकार, बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार सब है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यह है सूचना का अधिकार जो कि अब दे दिया गया है 2005 के आधार पे। ये 2003 क्वेश्चन है। अब तो राइट टू दिया गया इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि? तो क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये भी सही है, यानी तीनों सही है। कथन सी सही हो जाएगा। अब 130 नंबर क्वेश्चन है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें क्या है? तो इसमें है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सही है। कानून के समक्ष समता नहीं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी सही है। उसके बाद जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण है, तो ये नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 और 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो यह है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपबंध नहीं है? तो देखिए इसमें है विधि के समक्ष समता, तो देखिए ये गलत है। ये है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो ये सही है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सही है। चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये ठीक है। 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बाकी सिर्फ नागरिकों को है। 135 नंबर है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक द्वारा दावा नहीं कर सकता है। तो ब्रिटिश नागरिक क्या नहीं कर सकता है? तो यह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अब है 136 नंबर। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होता है? तो ये होता है
संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, सही है। और ये संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, ये सही है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस समुदाय के एक प्रतिनिधि के लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकते हैं, तो ये सही है। मनोनीत कर देते हैं तो ये नहीं कर सकते हैं। 137 से बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, तो ये था 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, तो ये है उपरोक्त सभी, मतलब कि भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। 139 नंबर है, पूर्ति कीजिए इसमें कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो यह है अधिकार बिना कर्तव्य उसी प्रकार है। अब क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो देखिए ये है अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित है। देखिए आइए 2017 का है, यह भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट का सेकंड है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो इसमें कथन हो जाएगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 2017 का क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन से। देखिए सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकार के क्वेश्चन खत्म होते हैं और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति तत्व। तो इस प्रकार से यह मूल अधिकार के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी भी बहुत ही जरूरी है चैप्टर और हर एक एग्जाम में डीपीएसपी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यूपीएससी में तो बार बार इसको आना कंफर्म ही होता है। मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य से। तो अब आगे वाला भी वीडियो देखना न मत भूलिएगा और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए प्लीज और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।